जब भारत इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट हुआ करता था, उस वक्त एथर एनर्जी ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया जिसे कम्प्लीटली इंडिया के अंदर डिजाइन किया गया था। साथ ही ये दुनिया का पहला ऐसा स्कूटर था जिसमें टच स्क्रीन डैशबोर्ड और गूगल मैप की फैसिलिटी दी गई थी। एक तरफ जहां मार्केट में मौजूद बाकी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की हाईएस्ट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, वहीं एथर एनर्जी ने इंडिया का फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बना डाला जो पेट्रोल स्कूटर से भी तेज दौड़ता था। उस वक्त इसने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का रिवॉल्यूशन ला दिया था क्योंकि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सुपीरियर क्वालिटी भी ऑफर की गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज मार्केट में आई नई नई कंपनीज तो टॉप पर हैं, लेकिन एथर इस कंपटीशन में पीछे छूट गया और ढेर सारे टेक्निकल ग्लिचेस, माल फंक्शंस और फायर कैच के बाद भी ओला इलेक्ट्रिक टॉप पर कैसे पहुंचा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एथर एनर्जी की कहानी साल 2009 में इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज IIT मद्रास में स्टार्ट होती है। वहां पढ़ने वाले दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट तरुण और स्वप्निल का सपना था कि वो एनर्जी सेक्टर में बड़ा करें, इसलिए वो हमेशा ही कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इनका बनाया गया पहला प्रोडक्ट एक फैन था जिसको इन्होंने फैम का नाम दिया था और इसकी खास बात ये थी कि इस फैन को पावर देने के लिए ऑयल लैंप से मिलने वाली थर्मल एनर्जी का यूज किया जाता था। आइडिया तो बहुत अच्छा था क्योंकि इससे इंडिया के दूर दराज वाले गांव जहां प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है, वहां के लोगों को काफी फायदा होता। लेकिन इस आइडिया पर कभी भी उस लेवल पर काम नहीं हो सका और कुछ समय बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में तरुण को बैटरी स्वैपिंग के बारे में पता चलता है। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि ईवी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ही किलोमीटर जाने के बाद उनकी बैटरी खत्म हो जाती थी। एक तो जरूरत के हिसाब से चार्जिंग स्टेशन भी नहीं होते थे और जहां था भी वहां घंटों खड़े रहकर बैटरी को चार्ज करना एक बहुत बड़े झंझट का काम था। ऐसे में बैटरी स्वैपिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ईवीज की बैटरी को बार बार चार्ज करके चलाने की बजाय आप उसे झटपट फुली चार्ज बैटरी के साथ रिप्लेस कर सकते थे। इससे तरुण और स्वप्निल को आइडिया आया कि क्यों ना लिथियम आयन बैटरीज बनाकर उसे ईवी ऑनर्स को बेचा जाए। इसी आइडिया के साथ उन्होंने मार्केट रिसर्च शुरू कर दी। कई सारे ईवी ऑनर्स से मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानने की कोशिश की। उसी दौरान उन्हें रियलाइज हुआ कि इन ऑनर्स में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ईवी को लेकर पछता रहे थे। एक्चुअली उस समय ईवी स्कूटर अंडर पावर्ड और अनरिलायबल होती थी, साथ ही उनका लुक भी अट्रैक्टिव नहीं होता था। वहीं पेट्रोल वाले स्कूटर्स में कई तरह के कूल डिजाइन और नए नए फीचर्स देखने को मिलते थे। इन प्रॉब्लम्स को देखकर स्वप्निल को एक क्रेजी आइडिया आता है कि क्यों ना बैटरी बनाने की जगह एक ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाया जाए जिसे लोग सच में खरीदना पसंद करें। तरुण को भी ये आइडिया पसंद आ गया, जिसके बाद तुरंत ही इन्होंने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार इन दोनों ने तय किया था कि वो इसे एक नेमलेस या फेसलेस प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि इसमें अब तक की बेस्ट क्वालिटी देकर एक मजबूत ब्रांड बनाने पर फोकस करेंगे। इसलिए अप्रैल 2013 में इन्होंने एथर एनर्जी नाम की कंपनी खोल दी। वैसे देखा जाए तो उस समय इंडिया में कई सारे ब्रांड्स मौजूद थे जो पहले से ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बेच रहे थे, लेकिन उनके व्हीकल्स में बहुत तरह की कमियां थी, जैसे कि ज्यादातर कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बैटरीज को चाइना से इंपोर्ट कर रही थी, जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार थी। और जब लोग इस पर सवार होकर निकलते थे तो वो श्योर नहीं होते थे कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक तो बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती थी, साथ ही उन स्कूटर्स की हाईएस्ट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती थी, और तो और इनसे फ्लाईओवर भी नहीं चढ़ा जाता था। तरुण एंड स्वप्निल का एम था कि वो कोई बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं बल्कि बेस्ट स्कूटर बनाएंगे जो पेट्रोल स्कूटर्स को परफॉर्मेंस और डिजाइन दोनों में पीछे छोड़ दे। एंड इस काम में उनका इंस्पिरेशन बनता है टेस्ला, जिसने दुनिया को पहले ही दिखा दिया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हाई परफॉर्मेंस के साथ स्टाइलिश भी हो सकते हैं। लेकिन इस गोल को अचीव करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये लोग चाइना से पार्ट्स को इम्पोर्ट नहीं करा सकते थे, क्योंकि फिर से वही सब क्वालिटी इश्यूज आते जो मार्केट में मौजूद बाकी ब्रांड्स के साथ होते हैं। ऐसे में इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सारे पार्ट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। हालांकि ये काफी चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि उस वक्त तक ईवी टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप नहीं हो पाई थी। इस तरह कई मुश्किलों को फेस करने के बाद इन दोनों ने IIT मद्रास के रोबोटिक्स लैब में अपना पहला प्रोटोटाइप डिजाइन किया। शुरुआत में उन्होंने सारे कंपोनेंट्स को समझने के लिए UEXL नाम के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को खोलकर उनके सारे पार्ट्स की जानकारी कलेक्ट की। इन मेजरमेंट्स को यूज करके उन्होंने अपने पहले प्रोटोटाइप का चैसी बनाया। लगातार 4 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने अपने पहले प्रोटोटाइप को बना ही डाला, जो एक नेकेड इलेक्ट्रिक स्कूटर था।
लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में इसने मार्केट में मौजूद सारे ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया था। IIT मद्रास ने उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 5 लाख रुपए दिए, जिससे उन्होंने 1 साल के अंदर टोटल 4 प्रोटोटाइप्स तैयार किए थे। लेकिन पैसे खत्म होने के बाद इनका फाइनेंशियल स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी वेंचर कैपिटल एक नई ईवी कंपनी में इन्वेस्ट करने को रेडी ही नहीं होता था। ऊपर से इंडिया में ईवी सेक्टर की रेपुटेशन पहले से ही इन्वेस्टर्स के बीच खराब हो चुकी थी। जब कोई भी ईथर में पैसे लगाने को राजी नहीं हुआ तो फाउंडर्स को समझ आने लगा कि उन्हें ही कुछ करना होगा, और ऐसे में उन्होंने एक बहुत ही कमाल की तरकीब अपनाई, जो था क्राउड फंडिंग। तरुण एंड स्वप्निल ने डिसाइड किया कि वो 25 स्कूटर्स का प्री ऑर्डर लेंगे और हर यूनिट का वो 85,000 रुपीज चार्ज करेंगे। ये अर्ली रेवेन्यू स्ट्रेटजी IIT मद्रास के एक अलुमिनस और एंटरप्रेन्योर VC शासन को इम्प्रेस कर गई और उन्होंने कंपनी में 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। इससे ईथर ने अपना पहला ऑफिस सेटअप किया और कुछ एम्प्लॉयज भी हायर किए। इस तरह से ये नए नए चीजों पर रिसर्च करते रहे और नए आइडियाज के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बेस्ट बनाने की भरपूर कोशिश की। फिर आता है साल 2014, जब ये स्टार्टअप फिर से फंड की कमी से जूझने लगती है। इन्होंने फंड रेज करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पैसे लगाने को तैयार ही नहीं होता था। काफी रिजेक्शन के बाद इन दोनों ने फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बिनी बंसल को अप्रोच करते हैं, जिन्हें इनका आइडिया इतना ज्यादा पसंद आया कि दिसंबर 2013 में उन्होंने ईथर एनर्जी में $1 मिलियन की फंडिंग कर दी। इसके बाद से मई 2015 में कंपनी को टाइगर ग्लोबल की तरफ से भी $12 मिलियन की फंडिंग मिलती है, जिससे R&D, डेवलपमेंट और प्रोडक्ट टेस्टिंग में काफी मदद मिली। और इसकी मदद से साल 2016 में ईथर ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर S340 को अनाउंस किया, जो इनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। देखा जाए तो पैसे कमाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में अगर कोई भी तेजी से पैसे कमाना चाहता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। पर क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि बिजनेस भी बनाया जा सकता है। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनके ट्रेल बेसिस पर कमीशन के जरिए अर्निंग कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत कहां से करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रूडेंट कॉर्पोरेट, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है, जो पिछले 24 सालों में 28,000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सक्सेसफुल करियर्स प्रोवाइड कर चुके हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम सेटअप टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफाइल। साथ ही आपके ओवरऑल गाइडेंस के लिए आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है। ये काफी आसान है, क्योंकि इसमें आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को अपना कस्टमर बनाकर उनसे अर्निंग भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि जैसे जैसे उनका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ट्रेल कमीशन भी बढ़ता जाएगा। मतलब केवल 3 स्टेप में आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हो, और एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कहीं से भी काम कर सकते हो। सो डोंट वेट, प्रूडेंट के साथ अभी एनरोल करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ईथर ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर S340 को अनाउंस किया, जो इनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ से अब प्रोडक्शन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक फंक्शनल व्हीकल को फाइनल व्हीकल में कन्वर्ट करना उतना आसान नहीं था जितना इन फाउंडर्स ने सोच रखा था। फाइनल स्कूटर बनाने के लिए इन्हें कई ऑटोमोबाइल वेंडर्स की जरूरत थी, जो इनमें लगने वाले पार्ट्स को बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर कर सके। ये प्रोसेस तो काफी आसान था कि वेंडर को ऑर्डर दो और कुछ दिन में पार्ट्स आपके सामने। लेकिन ईथर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसकी R&D टीम ने स्कूटर में लगने वाले किसी एक कंपोनेंट को ऐसा डिजाइन कर दिया था जो 1.5 मिलीमीटर थिक था, पर मार्केट में मौजूद मशीनें लोएस्ट 2.5 mm कंपोनेंट को कास्ट कर सकती थी। अब फाउंडर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो करें क्या। तभी एंट्री होती है हीरो मोटोकॉर्प की, जिसकी सपोर्ट ईथर के लिए गेम चेंजर साबित होती है। दरअसल हीरो ने साल 2016 के दौरान ईथर में 205 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और कंपनी के 26 से 30% स्टेक अपने नाम कर लिए। इस डील के साथ ईथर को प्रोडक्शन के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं मिले, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी मिला, जो उन्हें प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करने और सही लोगों से मिलाने में मदद कर सकता था। इस तरह से ईथर ने बेंगलुरु में एक प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप किया और साल 2018 में ईथर ने अपना पहला प्रोडक्ट ईथर 450 को लॉन्च किया। इस स्कूटर में कई तरह की बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। साथ ही ये दुनिया का पहला स्कूटर था जिसमें टच स्क्रीन डैशबोर्ड और गूगल मैप का सपोर्ट दिया गया था। ईथर 450 इंडिया का फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग स्कूटर था, जो पेट्रोल स्कूटर से भी तेज दौड़ता था। तरुण एंड उनकी टीम ने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया था,
लेकिन इस सफलता के बावजूद उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी, जिसकी वजह थी कंपनी का निगेटिव ग्रॉस मार्जिन। एक्चुअली एथर एनर्जी का ग्रॉस मार्जिन -350% था। इसका मतलब है कि एक स्कूटर बनाने का खर्च उसके सेलिंग प्राइस से 4.5 टाइम्स ज्यादा था। एग्जाम्पल के लिए मान लो वो अपना स्कूटर 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो इस स्कूटर को बनाने के लिए उन्हें 450 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। इस नेगेटिव ग्रॉस मार्जिन ने कंपनी को बैंकरप्सी के कगार पर पहुंचा दिया था। उधर फाउंडर्स को इन्वेस्टर्स के सवालों का भी सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कैसे भी करके इस प्राइसिंग इशू को फिक्स कर देंगे। लेकिन सवाल था कैसे, एंड दोनों के पास इसका कोई आइडिया नहीं था। इसलिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए फाउंडर्स ने कई टॉप कंसल्टिंग फर्म से कांटेक्ट करके उनसे कॉस्ट कटिंग में मदद मांगी, लेकिन सबने यही कहा कि इनके प्रोडक्शन कॉस्ट को मैक्सिमम 30% तक ही कम किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट का इनिशियल कॉस्ट 450 रुपए है, तो उसे कॉस्ट रिडक्शन के बाद 315 रुपए तक ही किया जा सकता है। एथर के केस में ये रिडक्शन सफिशिएंट नहीं था। इस चीज को रियलाइज करने के बाद एथर ने खुद ही अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिसीजन लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो प्रोडक्शन को 200 स्कूटर्स पर मंथ तक लिमिट कर देंगे, जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते थे। इसके अलावा इन्होंने और भी कई स्ट्रेटजीज पर काम किया, जिसके बाद 2021 के शुरुआत तक इन्होंने एक्सपेंसेस को काफी हद तक कम कर लिया था, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। यही वजह है कि ओला इलेक्ट्रिक के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग होने के बावजूद भी इसने इंपोर्ट से ही अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। खैर, जैसे तैसे करके 2021 में एथर ने अपने ग्रॉस मार्जिन को पॉजिटिव तो कर लिया था, लेकिन इसके साथ वो मार्केट में कई अपॉर्चुनिटीज को खो चुका था, क्योंकि जिस समय ये अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस से जूझ रहे थे, उस समय इसका कॉम्पिटिटर ओकिनावा अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चाइना से इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट पर कब्जा करने में लगा हुआ था। इसका असर ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसने इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट का 40% शेयर पर कब्जा कर लिया था। 2021 तक टीवीएस और बजाज भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च कर चुके थे। साथ ही इसी साल 5 अगस्त को ओला भी इस मार्केट में एंटर कर चुका था। ऐसे में एथर अब पीछे छूटता चला जा रहा था, क्योंकि टीवीएस और बजाज के पास दशकों से बिल्ड किया गया ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। वहीं ओला इलेक्ट्रिक मार्केटिंग पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रहा था। लेकिन इस सब से हटकर एथर के पास सिर्फ एक ही खास बात थी कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे थे, जो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया था। पर शायद ये कंपनी के सेल्स को बूस्ट करने के लिए काफी नहीं था। एथर ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में टोटल 2908 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे थे। वहीं ओला इलेक्ट्रिक ने अपने लॉन्च के 12 घंटे के अंदर 80,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स रिसीव कर ली थी, जो एथर के फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2022 तक की गई कंबाइंड सेल्स से भी ज्यादा था। लेकिन सवाल उठता है कैसे, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड होने के बाद भी मार्केट में लेट एंटर हुई कंपनीज इससे कहीं ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, जबकि ये कंपनी लगातार कंपटीशन में पीछे छूटता जा रहा था। एक्चुअली एथर का पूरा फोकस अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को परफेक्ट बनाने पर लगा हुआ था। उनका मानना था कि जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो कस्टमर्स खुद ब खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। लेकिन ये बात गलत साबित हुआ। ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कई सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि टेक्निकल ग्लिचेस, माल फंक्शंस, स्कूटर का बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाना या एक्सेलरेशन में इशू आना, और इन सब कमियों की वजह से राइड का एक्सपीरियंस खराब हो जाता था। इसके अलावा ओला का सबसे डेंजरस प्रॉब्लम था फायर कैच करना, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। मगर ये सारी प्रॉब्लम्स मिलकर भी ओला की ग्रोथ पर कोई सिग्निफिकेंट डेंट नहीं कर पाई, और इसका रीजन था ओला की शानदार मार्केटिंग। फिलहाल की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है, जिसने 52% मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा है। साल 2019 के फोर्ब्स के आर्टिकल में तरुण ने कहा था कि एथर की सक्सेस उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आफ्टर सेल कस्टमर सर्विस पर डिपेंड करेगी। इस दौरान उन्होंने एक बार भी मार्केटिंग का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने माना कि वो मार्केटिंग में फेल हो चुके हैं। क्योंकि सबसे अजीब बात तो ये है कि एक पुरानी कंपनी होने के बाद भी ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि एथर है क्या, और इस तरह का ब्रांड भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद अब एथर ने अपने मार्केटिंग पर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब ये काफी चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ईवी सेक्टर 2018 के मुकाबले काफी ज्यादा क्राउडेड हो चुका है। दोस्तों, फाइनेंस और मार्केटिंग के अलावा एक चीज और ऐसी थी जिसकी वजह से एथर इस रेस में पीछे होता जा रहा था, वो ये कि उनका इनिशियल फोकस सिर्फ प्रीमियम मार्केट पर था, क्योंकि उस समय सिर्फ अर्ली एडॉप्टर्स ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को खरीद रहे थे। अर्ली एडॉप्टर्स वो होते हैं जो लोग नई टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं,
और प्रीमियम प्रोडक्ट पर खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसे में एथर ने अपना पहला स्कूटर एथर 450 को हाई क्वालिटी एंड एडवांस फीचर्स के साथ डिजाइन किया था, जो मेनली इसी सेगमेंट को टारगेट करता था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट डायनामिक्स बदलने लगा और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड हर सेगमेंट में आ गई। साथ ही कस्टमर्स अब फैमिली फ्रेंडली स्कूटर्स चाहते थे। ऐसे में कई लोगों ने कंप्लेन किया कि एथर के स्कूटर्स काफी छोटे होते हैं और बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में ये उतने प्रैक्टिकल नहीं होते। तो क्या मतलब अब एथर इस गेम को हार चुका है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, इंडिया की ज्यादातर कंपनीज चीजों को इंपोर्ट कराती हैं, जिससे उनका R&D पर पैसा खर्च नहीं होता और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा जाती हैं। लेकिन एथर ने एक अलग ही एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है। इसका प्रूफ आपको कस्टमर्स के दिए गए पॉजिटिव फीडबैक से भी मिल सकता है। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से कंपनी के रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट तरीके से ग्रोथ आई है, क्योंकि इसने अपने फ्लॉस को पहचान कर उन पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों ने जब एथर स्कूटर्स के छोटे साइज को लेकर शिकायत की, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कंपनी ने एथर 450X को लॉन्च किया। साथ ही आज के डिमांड के हिसाब से इन्होंने कई सारे इश्यूज को रिजॉल्व किया। एक्चुअली तरुण का मानना है कि लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा सर्विसिंग से पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल व्हीकल्स के मुकाबले बहुत ही कम पार्ट्स लगे होते हैं, इसलिए सर्विसिंग या रिपेयरिंग की नीड भी काफी कम होती है। तो सवाल उठता है कि पैसे कमाएंगे कैसे? इसका जवाब है सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स को बेचकर। जैसे वक्त के साथ बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, ऐसे में कस्टमर्स अपने एग्जिस्टिंग स्कूटर में नई बैटरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो एथर का 85% रेवेन्यू स्कूटर के सेल से आता है, तो वही 15% रेवेन्यू ये कंपनी सॉफ्टवेयर अपग्रेड बेचकर कमाती है। और इनका प्लान अपने इस 15% रेवेन्यू को बढ़ाकर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के जरिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। और इसी स्ट्रेटजी की मदद से एथर एनर्जी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का सपना देख रहा है। लेकिन क्या ये इसमें कामयाब हो सकेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे शार्क टैंक के अंदर जिन प्रोडक्ट्स को वाहियात और घटिया बोलकर रिजेक्ट कर दिया गया था, आज वो कैसे करोड़ों का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।